प्रश्न संख्या 76। एक कार 5 घंटे में एक सफ़र तय करती है। पहले अर्ध समय में 42 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे अर्ध समय में 48 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। कार द्वारा कुल कितना फासला तय किया गया? हम लोगों से कुल तय की गई दूरी पूछा गया है। तो 5 घंटे का आधा करेंगे, तो 5 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 5/2। और पहला जो आधा दूरी तय किया है वो 42 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय किया है। तो दूरी बराबर हो जाता है चाल गुना समय। समय है 5/2 घंटा। 2 से काट देंगे इस बार में, गुना करेंगे 5 एकम 5 और 5 दूना 10। दूसरा जो चाल है वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा। 48 गुना समय, इसमें भी लग रहा है 5/2। 2 से काटेंगे 24 दूना 48। अब इसको गुना कर लेते हैं। 5 गुना 4 करेंगे 5 चौका 20। 5 गुना 2 करेंगे 5 दूना 10 और 2 12। पहले आधा समय में 105 किलोमीटर दूरी तय किया, दूसरा आधा समय में 120 किलोमीटर दूरी तय किया। हमें कुल दूरी पूछा गया है कि कुल कितना दूरी वो तय किया है। तो जोड़ देते हैं। 5 और 0 को जोड़ेंगे 5, 2 और 0 को जोड़ेंगे 2, 1 और 1 जोड़ेंगे 2। तो कुल मिलाकर जो दूरी तय करेगा 225 किलोमीटर दूरी तय करेगा। जो इनमें कोई ऑप्शन नहीं है तो हो जाएगा हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 77। 2 नल किसी टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भरते हैं। तीसरा नल 8 घंटे में उसे खाली करता है। मान लेते हैं एक नल 10 घंटे में भरा, दूसरा नल 15 घंटे में भरा और तीसरा नल, ये तीसरा नल जो है हम लोग इसे माइनस में मान लेते हैं क्योंकि ये निकालने वाला नल है और पूरे टंकी को खाली कर रहा है 8 घंटे में। हम लोग निकाल लेते हैं टंकी का इफ़िशियंसी और इसके लिए यहाँ पे हम लोग एलसीएम लिखते हैं। तो 10, 15 और 8 का एलसीएम निकाल लेते हैं। जो भी होगा 10, 15 और 8 का एलसीएम। 2 से काटेंगे 5 बार, 2 से ये नहीं कटेगा 4 बार। 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 तिया 15 और ये 4, 5 दूना 10 और 4 तिया 12। 12 और 10 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 120। टंकी का जो क्षमता आ गया 120 हो गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे अलग अलग जो नल है इसका क्षमता क्या है। तो 10 से भाग देंगे 120 में तो ये जाएगा 12 बार में। 15 से भाग देंगे 8 बार में और 8 से भाग देंगे 8 से भाग देंगे तो 8 एकम 8 बचेगा 4 और 8 पंचे 40, 15 बार में। हम लोगों से पूछा जा रहा है कि तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो कितने घंटे में टैंक पूरा भर जाएगा। ये निकालने वाला है तो इसको माइनस से दिखा देते हैं और ये भरने वाला है तो ये प्लस ही होगा। तो ये दोनों आपस में जुटेगा, मतलब तीनों मिलकर के 1 घंटा में कितना कार्य करेगा। पहला नल 12 भरेगा, दूसरा नल 8 भरेगा। 12 और 8 20 भर दिया, लेकिन तीसरा नल जो है 1 घंटा में 15 खाली भी करता है। तो 20 में से 15 खाली कर देगा तो बचेगा 5, यानी कि प्रति घंटा प्रति घंटा 5 के हिसाब से या 5 इकाई के हिसाब से टैंक को भरेगा। तो पूरा 120 इकाई भरने में कितना समय लेगा, तो 5 से भाग दे देते हैं। 5 से काटेंगे 5 दूना 10 बचेगा 2, 5 का 20। पूरा टैंक को भरने में 24 घंटे का समय लेगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 78। दूध और पानी के मिश्रण, एक मिश्रण 35% पानी है तथा दूसरे मिश्रण में 45% पानी है। दोनों मिश्रण मिलाकर 24 लीटर मिश्रण तैयार किया जाता है जिसमें 40% पानी हो जाता है। तो उसमें पहले मिश्रण से कितना लीटर पानी लिया गया था। इस सवाल में हमको थोड़ा बहुत डाउट है, इसको हम देख लेंगे और अगला वीडियो में से हम लोग कवर करेंगे। अभी के लिए इस सवाल को हम लोग छोड़ रहे हैं। इसे आगे का सवाल देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 79। यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर ग्राहक को 10% बट्टा दिया जाए तो व्यापारी को लाभ 20% होता है। व्यापारी को कितने प्रतिशत लाभ होगा यदि बट्टा बढ़ा करके 15 कर दिया जाए। तुम लोग मान लेते हैं
मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य। मान लेते हैं 100 इकाई है या फिर 100 एक्स मान लेंगे। 100 इसलिए मानते हैं ताकि प्रतिशत से ये कट जाए। तो सेलिंग प्राइस जो होगा, एक्स को नहीं मान रहे, एक्स को हटा दे रहे हैं, एक्स हटा दे रहे हैं, केवल 100 ही मान रहे हैं। तो सेलिंग प्राइस हमारा जो हो जाएगा वो सेलिंग प्राइस होगा 100, इसमें 10% बट्टा दिया तो ये बेचेगा 90% में। 100 से 100 कट जाएगा और कटने के लिए ही हम लोग इसे 100 के बराबर मानते हैं, यानी कि सेलिंग प्राइस जो होगा वो 90 इकाई हो जाएगा। सवाल में आगे कह रहा है कि व्यापारी को 20% का लाभ होता है, यानी कि 90 रुपये में 90 इकाई में बेचा तो उसे 20% का लाभ हुआ। तो इसमें हम लोग क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। 20% लाभ हुआ मतलब ये 120% के बराबर होगा। हम लोग सीपी निकालेंगे तो 100% होगा। तो 120 से भाग देंगे और 100 से इसे गुना करेंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 बार और 3 से काटेंगे 4 बार। अब 4 से काटेंगे 25 बार, तो 25 दिया हो जाएगा 75। ये 75 हो गया सीपी, 75 सीपी हो गया, 90 एसपी हो गया और मार्क प्राइस 100 हो गया हमारा। सवाल में कह रहा है कि यदि 15% का यदि बट्टा बढ़ाकर 15 कर दिया जाए, 10 बट्टा किया है तो 90 में बेच रहा है, और यदि इसको 15 बट्टा किया जाएगा तो 15% घटेगा, 15% घटेगा। तो 15% घटेगा तो इसका नया एसपी जो हो जाएगा वो नया एसपी हो जाएगा 85। अब यहाँ से पूछा गया है कि लाभ कितना होगा, इस 85 पे लाभ पूछा गया है। क्रय मूल्य 75 और लाभ विक्रय मूल्य 85, तो लाभ हो जाएगा 10 और लाभ का प्रतिशत पूछा गया है, तो लाभ का प्रतिशत निकालते हैं। 10/75 गुना 100, 25 से काटेंगे 3 बार और 25 से काटेंगे 4 बार, तो ये हो जाएगा 10 चौका 40/3 और 3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 13.3%, 13.3%। तो यहाँ दिया हुआ 13.33, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 80। प्रश्न संख्या 80, कोई व्यक्ति अपने वास्तविक चाल के 2/5 चाल से दफ्तर जाता है। वास्तविक चाल का 2/5, तो दफ्तर 45 मिनट देरी से पहुंचता है। तो नए चाल से दफ्तर जाने में कितना समय लगाता है। मान लेते हैं वास्तविक चाल, वास्तविक चाल और आगे हो जाएगा नए चाल, नए चाल। तो वास्तविक चाल हम मान लेते हैं नीचे वाला को, नीचे में है 5, मान लेते हैं वास्तविक चाल 5 है, तो नया चाल हो जाएगा 2, या फिर इसको अनुपात में ही मान लेते हैं। वास्तविक चाल 5 हो गया और नया चाल 2 हो गया, तो ये हो गया हमारा स्पीड। और यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं टाइम। टाइम जो होता है, समय जो होता है वो चाल का अपोजिट होता है, उल्टा होता है, अनुपाती होता है, जो भी बोल सकते हैं। तो चाल जो होता है वो समय का उल्टा होता है। तो यदि चाल इसका है 5:2 तो समय हो जाएगा 2:5। अब कह रहा है कि इसमें 45 मिनट की देरी होती है, 45 मिनट देरी। तो इसमें अंतर कितना है 3 का, और ये अंतर कितना के बराबर हो जाएगा 45 के बराबर। 3 से काटेंगे 15 बार में, 15 तिया 45। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि पहला समय जो लग रहा है 15 दूना 30 और दूसरा समय जो लग रहा है 15 तिया 45। ये नया चाल है तो ये नया समय हो जाएगा 45 मिनट, 15×5 = 75 हो जाएगा, 75 मिनट। और ये वास्तविक चाल है तो ये हो जाएगा हमारा वास्तविक समय। पूछा क्या गया है, नए चाल से दफ्तर जाने में कितना समय लगेगा। तो नए चाल से जो समय लग रहा है वो 75 लग रहा है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 81। सवाल में कहा जा रहा है कि किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी। ए उतना ही समय में किसी कार्य को कर सकता है, उतना ही समय में किसी कार्य को कर सकता है जितना में बी और सी। तो मान लेते हैं कि ये 1 में कार्य किया और ये भी कार्य को कर रहा है 1 में। ये हो गया टाइम का अनुपात। यदि टाइम का अनुपात दिया हुआ तो हम लोग निकाल सकते हैं इफ़िशियंसी का। ये टाइम हो गया कि इसका अनुपात ये हो गया, यहाँ भी अनुपात ही ले लेते हैं। यदि टाइम है 1:1 क्योंकि दोनों समय बराबर ले रहा है, तो इफ़िशियंसी जो होता है, इफ़िशियंसी वो टाइम का अपोजिट होता है, तो ये भी हो जाएगा 1:1। आगे सवाल में कह रहा है कि यदि ए और बी
कार्य को 10 दिन में मिलकर कर सकते हैं और सी अकेला 50 दिन में कर सकता है। ए बी 10 दिन में कर सकता है, ए बी 10 दिन में कर सकता है और सी 50 दिन में। सी जो है 50 दिन में कर सकता है। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं कुल कार्य, और कुल कार्य के लिए लघुत्तम लेते हैं 10 और 50 का लघुत्तम 50। अब यहाँ इसका निकाल लेंगे इफ़िशियंसी। ए और बी का जो इफ़िशियंसी हो जाएगा 10 से भाग देंगे 5 बार में, 50 से भाग देंगे 1 बार में, 50 से भाग देंगे 1 बार में। अब यहाँ पे यदि दोनों का इफ़िशियंसी जोड़ें ए बी और सी, तो इफ़िशियंसी 5 और 1 हमारा हो जा रहा है 6। अब यहाँ पहले सवाल के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि इसमें जो इफ़िशियंसी है हमारा 2 है। तो ऐसे तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि क्षमता जो है वो दोनों में बराबर होना चाहिए। तो इसे भी हम लोग 6 के बराबर कर देते हैं, और 6 के बराबर करेंगे तो 3 से गुना करना होगा, यानी कि ये भी 3 से गुना हो जाएगा और ये भी 3 से गुना हो जाएगा। मतलब इफ़िशियंसी जो होना चाहिए, ए का इफ़िशियंसी 3 और बी प्लस सी का, हाँ बी और सी का इफ़िशियंसी जो है वो 3, बी और सी का इफ़िशियंसी 3 होना चाहिए और ए का इफ़िशियंसी भी 3 होना चाहिए। ए और बी मिलकर कार्य करता है, तो सॉरी यहाँ अनुपात नहीं है, प्लस होना चाहिए। आगे सवाल को देख लेते हैं कि ए का इफ़िशियंसी आ गया 3 और बी प्लस सी का इफ़िशियंसी भी 3, और हमारा यहाँ पे कितना आया है, यहाँ पे देखें तो ए का इफ़िशियंसी नहीं पता है, ए का इफ़िशियंसी, सी का तो मालूम है, सी का 1, और ए का इफ़िशियंसी कितना था 3, और यहाँ ए और बी का इफ़िशियंसी है 5। यदि ए का 3 आ गया तो दो का बी का हो जाएगा 2, और हम लोगों से पूछा गया कि बी को अकेले कार्य करने में कितना समय लगेगा। बी का क्षमता है 2 और कुल कार्य है 50, तो ये समय जो लेगा वो 50 को 2 से भाग दे देंगे, 25 में ये कुल कार्य को करेगा। 25 दिन लगेगा इसे पूरा कार्य करने में। अगला सवाल देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 82, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। यहाँ पे सवाल छूटा हुआ है, यहाँ पे पावर में 3 भी होगा। ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर का होल पावर 3, ए क्यूब जोड़ बी क्यूब का होल स्क्वायर। अब हम लोगों से पूछा गया इसका मान, तो ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब और ए स्क्वायर, इसका क्यूब करेंगे तो पावर आपस में गुना हो जाता है, तो ये हो जाएगा ए पर पावर 6 जोड़ ए क्यूब जोड़ बी क्यूब जोड़ 3 ए बी इंटू ए जोड़ बी। ये होता है फॉर्मूला ए प्लस बी का होल क्यूब का, ए क्यूब जोड़ बी क्यूब जोड़ 3 ए बी इंटू ए प्लस बी। आगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2 ए बी, 2 ए बी। अब यहाँ से हम लोग ए पर पावर 6 से ए पर पावर 6 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि जब इसको एक तरफ ले जाएंगे तो घटेगा आपस में। बी पर पावर 6 से बी पर पावर 6 घटेगा तो ये भी हो जाएगा 0। ए पर बी पर पावर 2 ए पर पावर 2, ये दोनों कटेगा, ए पर पावर 3 बी पर पावर 3, तो ये हो जाएगा ए बी। कटने के बाद ये ए बी बचेगा, तो इधर जो हमारा बचा 3 ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर 2 ए बी। आगे इसको ले लेते हैं, इस 2 ए बी को उठाकर इस तरफ ले आते हैं और 3 को उठाकर आगे ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बट्टा में ए बी बराबर, बराबर में हो जाएगा 2 और ये आगे जाएगा तो बट्टा में होगा 3, ये हो जाएगा 2/3। अब इसे हम लोग सेपरेट कर लेंगे, ए और ए बी को सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बट्टे में ए बी जोड़ बी स्क्वायर बट्टे में ए बी बराबर 2/3। स्क्वायर है तो स्क्वायर से बी कटेगा, स्क्वायर से ए कटेगा। अब ये जो हुआ ए बट्टा बी जोड़ बी बट्टा ए बराबर 2/3, और हम लोगों से सवाल में पूछा क्या गया है बी बट्टा ए बट्टा बी, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2/3। अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 83, एक लंब पिरामिड का आधार 40 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाला वर्ग है। पिरामिड का आयतन दिया हुआ है, तो पिरामिड का आयतन के लिए फॉर्मूला होता है पिरामिड
का आयतन बराबर 1/3 आधार का क्षेत्रफल और गुना ऊंचाई। पिरामिड का आयतन दिया हुआ है 8000 सेंटीमीटर, तो पिरामिड का आयतन 8000 दिया है, 1/3 आधार का क्षेत्रफल, और इसका आधार जो है दिया हुआ है, आधार 40 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाला वर्ग है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, तो यहाँ लिखेंगे भुजा गुना भुजा। हम लोगों से ऊंचाई पूछा गया है। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से काटेंगे 20 चौका 80, फिर 4 से काटेंगे 5 बार में। अब यहाँ से क्रॉस करके गुना करेंगे, 5 गुना 3, तो 5 दिया 15 बराबर h। तो h का जो मान हो जाएगा हमारा 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 84। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या हो जाएगा? स्वयं का 41/40 हो जाता है, तो 40 जो है यहाँ पे मूलधन हो जाएगा और 41 जो है वो मिश्रधन हो जाएगा। मूलधन हो गया 40 और मिश्रधन हो गया 41। ब्याज देखें तो 1 है, और ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन, जो कि मूलधन हमारा 40 है। मूलधन गुना समय दिया हुआ 1/4। दर हम लोगों को नहीं मालूम है, दर को r मान लेते हैं, बट्टा में 100। 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 10 बचा, क्रॉस करके गुना करेंगे, r गुना 1 r, 1 गुना 10 10, तो r बराबर हो जाएगा 10%, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 85। किसी वर्ग के विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। वर्ग के क्षेत्रफल के साथ त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। मान लेते हैं ये हमारा हो गया एक वर्ग। अब इसका जो विकर्ण होगा, इस विकर्ण से एक समबाहु त्रिभुज, यानी कि ये मान लेते हैं बन गया विकर्ण। अब इस विकर्ण से बनेगा एक हमारा समबाहु त्रिभुज, ऐसे कुछ हो गया हमारा ये समबाहु त्रिभुज हो गया। तो अब यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल के साथ में त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो मान लेते हैं यहाँ पे वर्ग का भुजा ए हो गया, तो वर्ग का भुजा ए हो गया, तो विकर्ण निकालना पड़ेगा। वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 गुना भुजा। विकर्ण बराबर वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 गुना भुजा, और भुजा का मान यहाँ पे दिया हुआ है, भुजा का मान लिए हैं ए, तो ये हो जाएगा √2a, और ये √2a जो है ये हो जाएगा त्रिभुज का भुजा, और त्रिभुज का भुजा विकर्ण के बराबर ही होगा सब, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। तो ये हो गया √2a। पूछा किसका किसका अनुपात गया है? वर्ग का क्षेत्रफल के साथ में त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है समबाहु त्रिभुज का √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो भुजा √2a गुना √2a। अब इसे हल करना है, a से a कटेगा, a से a कटेगा, √2 और √2 को गुना करेंगे तो 2 के बराबर होगा, √2 और √2 को गुना करेंगे 2 के बराबर होगा, और 2 से 4 को काटेंगे 2 बार में। ऊपर में 1 है तो ये उलट जाएगा, ये उलट जाएगा, 1 गुना हो जाएगा 2 ऊपर और 3 हो जाएगा √3 नीचे। अब इसी को लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2:√3, 2:√3, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न संख्या 86। सवाल में कह रहा है किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में है। लड़के और लड़कियां 3:2 के अनुपात में है। लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में है। यदि 20% लड़के तथा लड़कियों में 25% विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलती है। लड़का को लिख लेते हैं, पहले लड़का को लिख लेते हैं बॉय और लड़की को लिख लेते हैं गर्ल। यहाँ पे लड़का का दिया हुआ है अनुपात 3 और लड़की का दिया हुआ है अनुपात 2। अब कह रहा है 20% लड़के और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिल रहा है। जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, मिलती की प्रतिशतता है, तो यहाँ पे हम लोग मान सकते हैं 3:2 को। अपने इच्छा से हम लोग इसके आगे जितना मर्जी उतना 0 ले सकते हैं।
तो हम इसको 2 जीरो इसमें ले लिए, इसमें भी 2 जीरो ले लिए, तो लड़का हो गया 300 के इकाई में और लड़की हो गया 200 के इकाई में। तो सवाल में कह रहा है कि 20% लड़का को छात्रवृत्ति मिलता है, तो नहीं मिलने वाला जो लड़का होगा वो कितना हो जाएगा, नहीं वाला का निकाल रहे हैं, तो लड़का में जो नहीं मिलने वाला होगा वो 80% हो जाएगा। तो 300 का 80% निकाल लेते हैं। 300 का 80% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 8 तिया 24, 240 लड़का को नहीं मिल रहा है। अब लड़की का निकाल लेते हैं। लड़की 200 है और इसमें से 25% को मिल रहा है, तो नहीं मिलने वाला जो है वो 75% हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 75 दूना हो जाएगा ये 150, यानी 150 लड़की को नहीं मिल रहा है और 240 लड़का को नहीं मिल रहा है। तो ये हो जाएगा 150 जोड़ 240, 0 और 0 हो जाएगा 0, 5 4 9, 2 और 1 3, कुल मिलाकर के छात्र कितने हैं, 3 और 2 500। तो इसका प्रतिशत पूछा गया है। 390 को नहीं मिला, कितना के सापेक्ष में 500, गुना हो जाएगा 2 जीरो 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 5 से काटेंगे, 5 सते 35 बचेगा 4, 5 अठे 40, 78%। 78%, ऑप्शन नंबर ए, 78% को छात्रवृत्ति नहीं मिला। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 87, 10 दी हुई संख्याओं का औसत ज्ञात करते समय एक विद्यार्थी ने गलती से एक संख्या 46 के स्थान पर 64 लिख लिया तथा अपना सही औसत 50 निकाला। अब सही औसत वो 50 निकाला है, लेकिन उन्होंने जो गलती किया है वो 64 था, 46 था और 46 की जगह पे 64 लिख दिया, मतलब ये बढ़ा करके लिख दिया है 46 के स्थान पर 64। तो देखते हैं कितना ये बढ़ा कर लिखा है। 14 में से 6 जाएगा 8, 5 में से 4 जाएगा 1, यानी कि 18 जो है वो बढ़ा कर लिखा है। 18 कम होना चाहिए, 18 कम होना चाहिए। तो कितना छात्र है, छात्र दिया हुआ है जो भी है विद्यार्थी 10, 18 कम था तो इससे हम लोग निकाल लेते हैं कि प्रतिशत औसत कम कितना होगा, सॉरी प्रतिशत नहीं, औसत में कमी कितना होगा। तो 10 से यदि भाग देंगे तो 1.8, यानी कि इतना औसत कम होना चाहिए। जो दिया कितना है कि उसका औसत जो आया वो 50 आया, लेकिन इसमें कम होना चाहिए था 1.8, और इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 48.2। सही औसत जो होता वो 48.2 होता। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 88, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु, पिता मान लेते हैं फादर और पुत्र मान लेते हैं सन, इसका आयु का अनुपात दिया है 5:2। यदि उनकी आयुओं का वर्षों में गुणनफल दिया हुआ है 1000, x मान लेते हैं, यहाँ भी x मान लेते हैं। जब इन दोनों को गुना करेंगे तो 5 दूना 10x², और ये हो जाएगा 1000 के बराबर दिया हुआ है। 0 से 0 कटेगा, x बराबर निकालेंगे √100 और 100 का वर्गमूल 10, यानी कि सन का जो उम्र था वो 10 दूना 20 वर्ष और फादर का जो उम्र था वो 10 पचे 50 वर्ष। अब कह रहा है कि 10 वर्ष उपरांत यानी बाद, 10 वर्ष बाद पिता का आयु हो जाएगा 60 और 10 वर्ष बाद उसके पुत्र का आयु हो जाएगा उपरांत पिता की ही आयु पूछा गया है, तो 10 वर्ष बाद पिता का आयु हो जाएगा 60 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 89, एक भिन्न जिसका हर 30 है तथा 5/8 तथा 7/11 के बीच स्थित है। सब में हर 30 दिया हुआ है, तो इधर तो पढ़ने का ज़रूरत है नहीं। अब कह रहा है कि इन दोनों के बीच में होना चाहिए 5/8। यदि इसको हम लोग हल करेंगे, भाग देंगे तो हो जाएगा 8 से भाग देंगे 0.8 छाक 48, 50 में 48 घटेगा 2 बचेगा, 8 दूना 16 बचेगा 4, 0 8 पंचे 40। अगला जो है वो 7/11, 11 से भाग देंगे 11 छाक 66 बचेगा इसमें 4, 11 तिया 33 बचेगा 7, फिर 11 छाक 66, यानी कि इसमें हम लोग भाग देंगे इन सभी संख्याओं में, तो भाग देने के बाद जो है हमारा आना चाहिए इन दोनों के बीच में 625 और 636 के बीच में कोई संख्या आना चाहिए। तो हम लोग भाग देकर देख लेते हैं। हालांकि ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि इसमें दूसरा कोई तरीका है ही नहीं जिससे कि सॉर्ट किया जा सके।
देख लेते हैं। पहला है ऑप्शन नंबर ए 18/30। ऑप्शन नंबर ए 18/30। यदि इसको भाग देंगे, 6 से काट दिए, 6 दूना और 6 तिया 18, 6 पंचे 30, 5 से भाग देंगे तो 0.6, जो कि किसी संख्या के बीच में होगा ही नहीं, 0.6। अब 0.6 लिखेंगे तो ये इससे कम ही हो जाएगा, आगे 0 लगा सकते हैं लेकिन फिर भी 625 से कम होगा, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी को ट्राई करते हैं, 19/30 को। तो 30 से भाग देंगे 19 में, दशमलव देंगे 0, 6 बार में हो जाएगा, 6 तिया 18, 180, 10 बचेगा, 0 हो जाएगा, 3 बार में हो जाएगा 90, 10 बचेगा, फिर 3 बार में हो जाएगा हमारा 90, 0.633, 0.633, 0.633, सवाल किधर है, 0.633, 0.633, ये बिल्कुल हमारा सही बैठ रहा है कि 25 के बाद और 36 के पहले, तो 20 वाला संख्या यही हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। अब आगे वाला भी ट्राई कर सकते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 90, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो 16, 20, 24 से प्रत्येक द्वारा विभाजित होती है। तो पहले सबसे छोटी संख्या निकाल लेते हैं। इसके लिए हम लोग लघुत्तम निकालते हैं, 16, 20, 24, 2 से भाग देंगे 8, 10, 12, फिर 2 से काटेंगे 4, 5, 6, फिर 2 से काटेंगे 2, 5, 3। अब पूर्ण संख्या के लिए हम लोग देखते हैं, इसका तो जोड़ा लग जा रहा है, इसका भी जोड़ा लग जा रहा है, लेकिन इन दोनों का जोड़ा नहीं लग रहा है, तो इसका जोड़ा हम लोग अपने मर्जी से लगाएंगे क्योंकि पूर्ण संख्या निकालना है। 2, 2, फिर 2 और 2 हो जाएगा 2, 2, 5 है, 5 लेंगे। अब 5 का जोड़ा नहीं लगा है तो हम लोगों को पूर्ण संख्या निकालना है, तो अपने मर्जी से एक 5 लेना होगा। 3 है, इसको भी पूर्ण बनाना है तो अपने मर्जी से एक और 3 लेना होगा। अब इसको गुना कर देते हैं, जो संख्या आएगा वही होगा हमारा सही उत्तर। 2 दूना 4, 5 25, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 100 गुना 2 दूना 4 और 3 तिया 9, 9 चौका 36, 36 गुना 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 3600, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 91, एक 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। एक समानांतर रेल पटरी पर खड़ी किसी 170 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करने में यह कितने सेकंड लेगी। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कुल दूरी कितना होगा जो वो रेलगाड़ी तय करेगी। तो अपना तो खुद का तो वो दूरी तय करेगा ही, और इसके साथ साथ में जो रेलगाड़ी खड़ी है उसका दूरी भी वो तय करेगी। तो ये हो जाएगा कुल मिलाकर के 280 मीटर, इतना दूरी तय करना है रेलगाड़ी को। ये हो गया दूरी, और दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन समय सेकंड में दिया है तो इसको भी सेकंड में बदल लेंगे, और सेकंड में बदलने के लिए हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुना कर देते हैं। समय निकालना है, समय नहीं मालूम है, ये सेकंड में आएगा। अब यहाँ से काट देंगे, 0 से 0 कटेगा, 6 से काटेंगे, ये कटेगा 3 बार में। अब यहाँ से क्रॉस होकर के ये गुना हो जाएगा, 3 अठे 24, 3 दूना 6 और 2 8, बराबर हो गया 5 एस, या फिर यहाँ पे एस की जगह पे टी भी लिख सकते हैं, समय है। अब यहाँ पे टाइम लिखेंगे तो टी बराबर हो जाएगा 84/5, 84/5, और 5 से भाग देंगे तो 16 पंचे 80, बचेगा 4, और 5 से भाग देंगे पॉइंट तो 5 अठे 40, यानी कि 16.8 सेकेंड का समय लगेगा, 16.8 सेकेंड, ऑप्शन नंबर
बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 92। साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष के लिए निवेशित की गई। यदि इसे 1% अधिक दर पर निवेशित किया गया होता तो 24 रुपया अधिक ब्याज मिलता। अच्छा, 1% अधिक दर पर दिया होता, साधारण ब्याज है, यदि 1% अधिक होता तो 2% में कुल मिला के 2% अधिक हो जाता, और जब 2% अधिक होता तो रुपया में कितना अधिक होता, 24। धनराशि पूछा गया है, जो कि धनराशि हमेशा 100% के बराबर होता है। काट देंगे 1 बार में 12 बार में, 1% बराबर 12, तो 100% बराबर हो जाएगा 1200। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 93। एक वृत्त तथा एक वर्ग के क्षेत्रफल समान है। वर्ग की एक भुजा का वृत्त की त्रिज्या से अनुपात। एक वृत्त का क्षेत्रफल लिख लेते हैं पाई आर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। यहाँ पे भुजा मान लेते हैं ए। क्या कहा गया है कि वर्ग की भुजा का वृत्त की भुजा से अनुपात। वर्ग की भुजा का वृत्त की भुजा से, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, आगे जाएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बट्टे आर स्क्वायर, इसके नीचे है 1। अब यहाँ पे हम लोग केवल इसका मान निकालेंगे, तो ये दोनों को यहाँ से हटा करके हम सिंगल 1 पर भी लिख सकते हैं, और स्क्वायर हटता है तो दूसरे तरफ आकर के वर्गमूल बनता है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट पाई बटे 1, या फिर इसी को कहेंगे रूट पाई अनुपात 1। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 94। दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 10% है। 40 लीटर दूध और पानी है, इसमें हम लोग 10% निकाल लेते हैं जो कि पानी है। 10/100, 2 0 कट जाएगा, 4 लीटर हो गया ये हमारा पानी। यदि 4 लीटर पानी हो गया तो दूध हो जाएगा 36 लीटर, क्योंकि कुल मिलाकर के 40 लीटर ही है। दूध हो गया हमारा 36 लीटर। सवाल में कह रहा है कि कितना पानी और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। पानी के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, दूध में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो यदि पानी 20% होगा तो दूध कितना प्रतिशत बन जाएगा, 80%, और ये 80% हो जाएगा 36 के बराबर। 80% बराबर हो गया 36। पूछा गया है पानी की मात्रा, तो पानी का मात्रा 20% है। अब 20% निकाल लेंगे तो इसी को 20 बना देते हैं। अब इसको यदि 20 बनाएंगे तो 4 से काट देंगे, 20 का 80, इसको 4 से काटेंगे, 4 9 36। 20% बराबर 9 लीटर। 9 लीटर 20% बराबर होगा, लेकिन सवाल में यहाँ भी ध्यान देना है कि 4 लीटर पानी पहले से है। हम लोगों से पूछा जा रहा है कि बाद में कितना पानी मिलाया, तो 4 लीटर में कितना मिलाएगा कि 9 हो जाएगा, तो कितना मिलेगा, 5 लीटर। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 95। चावल के मूल्य में 20% की कमी होने पर कोई व्यक्ति 600 रुपये में 10 किलोग्राम अधिक चावल खरीदता है। मूल्य में कमी, तो मूल्य को लिख लेते हैं प्राइस, 25% को लिखते हैं 25/100, जो कि काटते हैं तो 1/4 होता है। तो कमी हो रहा है तो 4 में से 1 कम होगा, यानी कि प्राइस पहले 4 था, अब ये घट करके 3 हो गया। तो कंजम्पशन होता है खपत। जैसे ही मूल्य में गिरावट होता है तो खपत अपने आप बढ़ जाता है, तो प्राइस का अपोजिट होता है खपत। तो खपत जो होगा ये हो जाएगा 3:4 में हो जाएगा। अनुपात नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, यानी कि ये समझ सकते हैं कि पहले खपत था 3 और अब खपत हो गया 4। पहला प्राइस था 4 और अब प्राइस है 3।
पूछा गया है 10 किलोग्राम अधिक खरीदता है, तो यहाँ खपत है, खपत को ही देख लेते हैं। अंतर है 1, तो 1 बराबर हो जाएगा 10 किलोग्राम, यानी कि पहले खरीदता था 10 दिया 30 और प्राइस कम होने के बाद खरीद रहा है ये 40। पूछा गया है चावल का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य, और घटा हुआ मूल्य ये है। टोटल कितना का खरीदारी कर रहा है 600 रुपया, 600 रुपया। और कितना किलो 600 रुपया में खरीद के लाया 40 किलो, तो 40 से भाग देंगे, 0 से 0 कटेगा, 4 से काटेंगे 15 बार में। घटा हुआ जो मूल्य होगा वो 15 रुपया प्रति किलोग्राम। अगला सवाल देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 96। 2200 रुपये का मिश्रधन 4 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है। तो यहाँ से मिश्रधन दिया हुआ है तो ब्याज निकाल सकते हैं। ब्याज निकालेंगे, 6 में से 0 जाएगा 6, 1 में से 0 जाएगा 1, 8 में से 2 जाएगा 6 और 2 में से 2 जाएगा 0। ये हो गया हमारा ब्याज हो जाता है। तो 1200 रुपये का उसी साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में कितना होगा। समय इक्वल दिया हुआ है, दर निकालना होगा। तो दर बराबर हो ब्याज हो गया, ब्याज बराबर मूलधन। तो मूलधन तो यहाँ दिया हुआ है 2200, मूलधन गुना समय दिया हुआ है, दर नहीं मालूम है, बट्टा 100। काट देंगे 2 0 से 2 0, यहाँ 22 है, इसको 11 से काटेंगे, 11 दूना 22 और 11 से काटेंगे 11 पचे 55, 11 छक 66, 4 दूना 8, 8 सते 56। तो आर बराबर जो आ गया, आर बराबर हो गया 7%। हम लोगों से पूछा गया है कि 1200 रुपये का ब्याज कितना होगा। तो ब्याज बराबर मूलधन गुना समय दिया हुआ है 4 वर्ष और दर आया 7 बटा 100। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 12 चौका 48 बटे 7, 8 सते 56, 7 चौक 28, 8 सते 56 की 6, 7 चौक 28 और 5 33, 336 रुपया। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 97 दिया हुआ है कि +1 +2, हालांकि हम लोग इसको नहीं भी देखेंगे फिर भी हमारा सवाल बन सकता है कि यहाँ पे पूछा गया है इसको जोड़ने के बाद किसके बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पे समांतर श्रेणी जो 10th में एक चैप्टर है उसके आधार पर भी हम लोग सवाल को बना सकते हैं। ये हो गया पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये हो गया अंतिम पद। तो यहाँ से हम लोग an बराबर फॉर्मूला लिखते हैं a + n - 1 इंटू डी। an बोलते हैं अंतिम पद को जो कि दिया हुआ है 99, a होता है पहला पद जो दिया हुआ है 1, n होता है पदों की संख्या नहीं मालूम है, यही हम लोगों को यहाँ भी निकालना है, और d होता है सार्वंतर और अंतर दिया हुआ यहाँ पे 2, अंतर दिया हुआ है 2। अब 1 यदि दूसरे तरफ लाएंगे तो ये घटेगा, तो हो जाएगा ये 98, और 2 को भी इसको उठाकर इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा भाग में, क्योंकि दोनों के बीच में गुना है। यहाँ हो गया n - का 1, 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 49। अब 1 को इधर ले आकर के जोड़ देंगे, ये आ जाएगा n बराबर, यानी कि n बराबर हो गया हमारा 49 और 1 50। हम लोगों का भी आंसर नहीं आया है, पूछा गया यहाँ पे योग, यहाँ पे जोड़ का सिंबल दिया हुआ है तो योग पूछा गया है। तो योग बराबर फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं Sn, और Sn बराबर होता है n/2 इंटू a + का l। एक और फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू डी। लेकिन अभी हमारा यहाँ पे a ज्ञात है, अंतिम पद ज्ञात है, l को अंतिम पद बोलते हैं और n भी ज्ञात है, तो ये हम लोग छोटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। n का मान आया 50/2, a का मान 1 और अंतिम पद दिया हुआ है 99। अब ये हो जाएगा 2 से भाग देंगे तो ये 25 बार में, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 100, 25 × 100 करेंगे तो 2500 होगा हमारा
सही उत्तर 2500 ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 98। 2 आदमी तथा 3 औरत एक काम को एक साथ मिलकर 2 आदमी को मान लेते हैं, 3 औरत, ये मिल करके एक काम को करता है। 4 आदमी 17 दिन 4 आदमी 20 दिन में पूरा करता है। यहाँ पे गलत है, इधर भाषा है इसका। 2 आदमी तथा 3 औरत एक साथ मिलकर 4 आदमी या फिर या होना चाहिए, या 4 आदमी इस काम को 20 दिन में करता है। मतलब ये भी 20 दिन में करेगा, या फिर इस तरह का रहेगा तो ये भी 20 दिन में पूरा करेगा। ये हो गया कुल कार्य और ये भी हो गया कुल कार्य। लेकिन हम लोग यहाँ पे अभी दोनों का कार्य का अनुपात निकाल लेते हैं, क्षमता का अनुपात। तो देखेंगे तो 20 से 20 कट जाएगा, इधर हो गया 3m और आगे है 4, इसको 3w होगा, m नहीं, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा w, और 2m को आगे ले जाएंगे तो यहाँ पर पहले है 4, आगे जाएगा तो घट जाएगा, 4 में से 2 घटेगा तो यहाँ हो जाएगा 2m। यहाँ पे लिख सकते हैं w/m, तो आगे 2 है तो 2 हो जाएगा, 3 को आगे ले जाएंगे 3। ये हो गया इसका इफ़िशियंसी या क्षमता हो गया, m का w का 2 और m का 3। यहाँ पे हम लोग दोनों में से किधरों भी एक तरफ मान रख देंगे तो फिर हमारा आ जाएगा कुल कार्य। अब कुल कार्य लिखेंगे तो इधर ही रख देते हैं, ये हो जाएगा 4 और m का मान 3 आया तो 3 और 20 दिया हुआ है। अब पूछा गया है कि 3 औरत एक साथ मिलकर, 3 आदमी तथा 3 औरत मिलकर एक साथ काम को कितना दिन में करेगा। एक औरत का 2 का क्षमता है और 3 औरत करेगी तो 3 दूना 6, एक पुरुष का 3 है और 3 करेगा तो 3 तिया 9। अब ये हो गया 9 और 6 15। अब 15 को काटेंगे 3 से, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 से काटेंगे 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 5 चौका 20। अब 4 और 4 को गुना करेंगे, 4 चौका 16। अब ये कुल कार्य जो करेगा ये 16 दिन में करेगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न होगा हमारा प्रश्न संख्या 99। प्रश्न संख्या 99। नल ए बी सी मिलकर किसी खाली पानी की टंकी को 10 मिनट में भर सकता है। ए बी सी किसी टंकी को 10 मिनट में भर सकता है। अकेला नल ए इसे 30 मिनट में भर सकता है। अकेला नल ए इसे 30 मिनट में भर सकता है। अकेला नल बी इसे 40 मिनट में भर सकता है। 40 मिनट में भर सकता है। तो यहाँ टंकी का क्षमता निकाल लेते हैं, 10, 30, 40, इसका लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा 120। अब यहाँ पे क्षमता निकाल लेते हैं, 10 से भाग देंगे 12 बार, 30 से भाग देंगे 4 बार और 40 से भाग देंगे तो 3 बार। ए का क्षमता हो गया 4, बी का 3, 4 और 3 हो गया 7, लेकिन यहाँ तीनों का दिया हुआ है 12, तो जब 7 घट जाएगा 12 में तो सी का हो जाएगा 5। और पूछा गया सी अकेला कितना समय में से भर लेगा, तो कुल है 120 और सी का क्षमता है 5, तो 5 के हिसाब से भरेगा तो कितना मिनट में भरेगा, 5 दूना 10, बचेगा 2, 5 का 20, 24 मिनट में पूरा टंकी भर लेगा। अगला और इस सेट का आखिरी प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 100। एक आदमी ने 2 गाय 700 रुपया प्रति गाय की दर से बेचा। 700 रुपया प्रति गाय की दर से बेचा। यहाँ पे कुछ नहीं होगा। यदि उसको एक गाय पर 8% लाभ हुआ तथा दूसरे गाय पर 8% हानि हुई तो उसे
कुल सौदे पर कितने प्रतिशत हानि या लाभ हुआ। जब भी विक्रय मूल्य समान रहे और एक पर लाभ और दूसरे पर हानि रहे तो इस कंडीशन में हमेशा हानि ही निकलता है। और इसके लिए फॉर्मूला का हम लोग उपयोग करते हैं, हानि बराबर एक्स स्क्वायर बट्टा 100। और एक्स जो होता है, एक्स होता है हमारा जो इसमें लाभ और हानि दिया हुआ होता है वो। और जब ये समान रहे तब, यदि प्रतिशत लाभ और हानि भी अलग अलग रहेगा तो फिर हमें बेसिक से ही बनाना पड़ेगा। तो एक्स हो जाएगा 8%, तो 8 का स्क्वायर बट्टा 100, 8 × 64 बट्टा 100। 100 से भाग देंगे तो 0.64% का हो गया हानि। ऑप्शन नंबर ए। इस टाइप का सवाल को बेसिक ढंग से किसी अन्य सेट में बता देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।